बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। संभावित उम्मीदवार न सिर्फ अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं बल्कि पटना के भी चक्कर लगा रहे हैं ताकि किसी मजबूत पार्टी से टिकट हासिल कर सके। इस बीच हम आपके लिए बिहार की सभी विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कहां से कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरने को तैयार हैं, कौन सी पार्टी किस चेहरे पर दांव लगा सकती है और टिकट की दौड़ में कौन आगे चल रहा है। आज इसकी शुरुआत हम सारण जिले की माझी विधानसभा सीट से कर रहे हैं। माझी सीट न सिर्फ सारण बल्कि पूरे बिहार में अभी से चर्चा का केंद्र बन गई है। इसका कारण है पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की बढ़ती सक्रियता। प्रभुनाथ सिंह का परिवार लोकसभा चुनाव से पहले तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज सीट पर आरजेडी ने रणधीर सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया और यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इससे नाराज होकर रणधीर सिंह ने आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया और लालू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी से अलग होने के बाद रणधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का समर्थन किया और महाराजगंज में बीजेपी की जीत में उनकी अहम भूमिका रही। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही रणधीर सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने माझी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और क्षेत्र में जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने रणधीर सिंह को हरी झंडी दे दी है या फिर एनडीए में इस सीट को लेकर अभी खेल बाकी है। दरअसल रणधीर सिंह के सामने कई मजबूत दावेदार है। बीजेपी की भी इस सीट पर नजर है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू यहां हार गई थी। उस चुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार ने जदयू का खेल बिगाड़ दिया था, जिसके चलते जदयू के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर खिसक गए और सीपीआई-एम के सत्येंद्र यादव को जीत हासिल हुई। 2020 के चुनाव के आंकड़े देखें तो सत्येंद्र यादव को 59,324 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बागी राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह रहे, जिन्हें 33,938 वोट मिले। वहीं जदयू की माधवी कुमारी 29,155 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवार भी करीब 10,000 वोट लेकर आए थे। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। महागठबंधन में सीपीआई-एम इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि यह उनकी जीती हुई सीट है। लेकिन गठबंधन की सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं होता। कब किस पार्टी के या विधायक को कुर्बानी देनी पड़ जाए ये कहना मुश्किल है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की भी इस सीट पर नजर है। उनके पास एक मजबूत दावेदार है। अगर पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वे इस सीट की मांग जरूर करेंगे। उनके पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। केशव सिंह 2015 में लोजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीपीआई-एम पारस के लिए यह सीट छोड़ेगी। अब एनडीए की बात करें। यहाँ जदयू की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि 2005 से 2010 तक यह सीट जदयू के पास थी और गौतम सिंह यहाँ से विधायक रहे। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तो जदयू ने यह सीट कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने जीत हासिल की। उस वक्त एनडीए की ओर से लोजपा ने चुनाव लड़ा था, यानी 2015 में जदयू ने यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारा और 2020 में उतारा तो तीसरे नंबर पर रहा। यह फैक्टर जदयू की दावेदारी को कमजोर करता है। हालांकि इस बार जदयू के पास रणधीर सिंह जैसा मजबूत चेहरा है जो पिछले नुकसान की भरपाई कर सकता है। अगर यह सीट जदयू को मिलती है तो रणधीर सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी पक्का नहीं है क्योंकि जदयू में एक और दावेदार की एंट्री हो गई है। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौतम सिंह हाल में जदयू में शामिल हुए हैं और वे भी टिकट की दौड़ में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गौतम सिंह 2005 से लेकर 2010 तक यहां से विधायक रह चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट को लेकर छटपटा रही है और इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। इसके पीछे वजह है राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह।
उनकी बीजेपी में वापसी हो चुकी है और वे 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 2020 में वे 33,938 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2015 में करीब 14,000 वोटों के साथ चौथे स्थान पर। इससे साफ है कि मांझी में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। अपने दम पर इतने वोट लाना कोई छोटी बात नहीं। बीजेपी इसे समझ रही है और सूत्रों के मुताबिक उन्हें टिकट का भरोसा भी दिया गया है। राणा प्रताप सिंह भी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन सभी नामों की चर्चा मांझी विधानसभा क्षेत्र में जोरों पर है। जनता भी हिसाब किताब कर रही है कि कौन किस पार्टी से मैदान में उतरेगा, अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो कौन बागी बनेगा और क्या उसे दूसरी सीट से एडजस्ट किया जाएगा। एनडीए में भी सीट बंटवारे की कयावत तेज हो गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान सीएम आवास पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि सीट बंटवारे में पार्टी की बजाय उस उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी जो किसी विधानसभा क्षेत्र में जीत की सबसे ज्यादा संभावना रखता हो। तो ये थी मौजूदा स्थिति। अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और जातीय समीकरण को भी समझते हैं। मांझी में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस जीती है। जदयू को 3 बार, निर्दलीय और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 2-2 बार, जबकि सीपीआईएम, जनता दल और जनता पार्टी को 1-1 बार जीत मिली। बीजेपी को यहां अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। चाणक्य के डेटा के मुताबिक मांझी में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। राजपूत करीब 17% और यादव 15% हैं। ब्राह्मण वोट 8% के साथ निर्णायक भूमिका में है। दलित वोटर 12% हैं, जिसमें रविदास जाति की संख्या सबसे ज्यादा और मुसहर जाति भी ठीक ठाक संख्या में है। मुस्लिम आबादी 9% है। सभी पार्टियां जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर यहां उम्मीदवार उतारती रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में सुमन वोट बिखरते रहे हैं। एनडीए के लिए चुनौती होगी कि उनका कोई मजबूत नेता बागी न बने और वोट बैंक एकजुट रहे। वहीं महागठबंधन की नजर मुस्लिम, यादव और दलित वोटों पर होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को लेकर, मांझी विधानसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।